नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज बात यूके के नए प्रधानमंत्री की और यूके के नए प्रधानमंत्री के हवाले से भारत में खड़े एक नए सियासी विवाद की। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री वो बने हैं और आज वो पहले दिन पार्लियामेंट भी पहुंचे, तो सभी लोग, भारत के लोग भी बहुत इस बारे में फख्र महसूस कर रहे थे कि वो भारतीय मूल के हैं। और ये भी चर्चा हुई कि बहरहाल वो जो हैं, पहले उनका परिवार अफ्रीका गया और वहां से ब्रिटेन आए, वो ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति और एक एशियाई जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। पर इसी बहाने एक नई सियासत, एक नया विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। कई बार इस तरह के विवाद को सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन ये बात शुरू हुई कैसे? पहले तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया अपना, और उसके बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए ट्वीट किया कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों में बंधे हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने जवाब दिया। केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया को किसी और तरह की मानसिकता से प्रेरित बताया है। पहले आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उनका ये ट्वीट है कि ये गर्व, ट्वीट अंग्रेजी में था, इसका हिंदी अनुवाद है, ये गर्व का पल है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री होगा। जब हम सब भारतीय इसका जश्न मना रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि जहां ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है, वहीं हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। तो इसके ऊपर जो है कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका क्या जवाब दिया है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ भारत सेलिब्रेट कर रहा है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, दूसरी तरफ ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्रिटेन ने एक एथनिक कम्युनिटी के लीडर को स्वीकार किया, जबकि हम अपने यहाँ सीएए और एनआरसी जैसे कानून में फंसे हुए हैं। कैसे देखते? मुझे लगता है इन दो बातों का कोई आपस में संबंध नहीं है, या तो यार किसी और तरह की मानसिकता से प्रेरित। देखिए, जहाँ तक तथ्यों का आधार है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय गणतंत्र से वाकिफ़ है, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली से परिचित है और लोकतांत्रिक भारत के इतिहास से परिचित है, उसके ध्यान में आएगा कि भारत में तो अनेकों राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं। और वो ये बात गर्व से कहते हुए गर्व होता है कि जब भी एनडीए की सरकार रही है, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक वर्ग से रहे या वीकर सेक्शन से रहे। वाजपेयी जी की सरकार के दौरान एपीजे कलाम राष्ट्रपति थे। मोदी जी की सरकार बनने के बाद पहले श्री रामनाथ कोविंद, अब श्रीमती मुर्मू। यदि आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर का भी राष्ट्रपति है। लेकिन इससे अधिक चिंता इस बात की है कि जब इस प्रकार का कसर आता है, वक्तव्य आता है, तो कहीं ना कहीं उस मानसिकता को झलकाता है जो शायद अभी भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। यदि हम मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर का भारत भी राष्ट्रपति है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न उठना ही ना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भारत की तो ये परंपरा रही है, ऐसा नहीं कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न बने हो। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो अक़लियत के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको पूरा हक मिला है। और खुशी की बात है कि ऋषि सुनक आज यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पूरे मुल्क में खुशी की लहर है। और महबूबा मुफ्ती इसको सीए और एनआरसी की याद दिला रही हैं। उनको मालूम नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के लोग कितने बड़े स्थान पे रहे इस देश में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारत को किसी और देश से माइनॉरिटीज़ के बारे में हक और हकूक़ की बात नहीं सीखनी है, बल्कि भारत एक आदर्श है दुनिया को बताने के लिए।
तो ब्रिटेन में ऋषि सुनक को सत्ता मिलने के बाद अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उस बयान को फिर दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद पर ओवैसी ने कहा था कि जिस भारत की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, आज उसी भारत में हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि हिजाब क्यों पहनती हो। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़की हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तो इस पूरी बहस का क्या मकसद है, कितनी ये बात इस समय इस बात का कोई मायने भी है कि नहीं। वैसे इसके ऊपर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस ने भी इसके ऊपर, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन की जनता ने अपने देशों में गैर बहुसंख्यक नागरिकों को स्वीकार किया और उन्हें सरकार के उच्च पदों पर चुना। मुझे लगता है कि इससे भारत और बहुसंख्यवाद की हिमायती दलों को भी सबक लेना चाहिए। तो इस पर चर्चा के लिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए, इसका आकलन करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मौजूद हैं। धन्यवाद आपका आशुतोष, समय देने के लिए। और ये बात जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं या फिर PDP की महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत और बहुसंख्यवाद के हिमायती दलों को इससे सबक लेना चाहिए, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पिछले 7-8 सालों के अंदर निश्चित तौर पर भारत में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें बहुसंख्यवाद जो है वो काफी प्रभावी है और उसमें अल्पसंख्यक तबके के साथ एक तरीके से जाति का माहौल बना है। तो ये प्रश्न तो न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर लगातार खड़ा होता रहा। और पिछले दिन आप याद करें, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रहकर खुद हिंदुस्तान को एक तरीके से नसीहत देने की कोशिश की थी। तो जो हिंदुस्तान का प्लुरलिज्म के लिए जाना जाता था, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, हमारे लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, अब वही हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर लोकतंत्र पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और वो इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि बात काफी हावी है। आप कल्पना करिए कि देश के अंदर जहां 14% मुस्लिम आबादी है और देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सत्ता है उसको 303 से एक तरफ पार्टी करती है। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है या एक भी मंत्री जो है वो उस तबके का नहीं है। यहां तक तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनमें से एक भी विधायक उस तबके के, जहां से कि 80 सांसद केंद्र के पे आते हैं। तो ये और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो कभी बात से कहने में हिचकते भी नहीं कि मुस्लिमों को जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब माहौल इसके अंदर होगा तो वो नसीहत देने जी। पर अब जो नसीहत की बात करें वो बात तो सही है कि भारत की जो इस समय एक छवि विश्व में बनी है, कई लोग इसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की सहनशीलता या अपने अल्पसंख्यकों के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जवाब आपने सुना केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी, और भी कई लोग ये बात लगातार कह सकते हैं कि भारत को किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति भी बने हैं, आला पदों पर लोग पहुंचे हैं, तो इसमें क्या इस समय CAA और NRC जैसे मुद्दों को लाना, कहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, और वो पहले कलर एशियाई मूल के और कलर के प्रधानमंत्री हैं, पर भारत में तो ये है नहीं। भारत में तो एक हमेशा से मिलीजुली सभ्यता रही है। अभी आपने शाहनवाज हुसैन को सुना, फखरुद्दीन अली अहमद की बात कर रहे थे, वो राष्ट्रपति कलाम की बात कर रहे थे वो। तो इस मौके पर क्या इस तरह के सवाल को उठाना, आपको लग रहा है कि अब भारत को कुछ सीख लेने की जरूरत है इसमें, या भारत में तो ये हमेशा से रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक जो है ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कामयाबी इसमें है कि जब भी कोई सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछा जाता है या भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है या RSS से पूछा जाता है या उनके तमाम संगठनों से पूछा जाता है तो वो उसको पलट के भारत का नाम देते हैं। अब जरा शाहनवाज हुसैन से पूछना कि भाई ये 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक होगी, इसका जवाब वो नहीं देते। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या उसमें एक मुस्लिम क्यों नहीं है?
या गुजरात के अंदर एक मुस्लिम विधायक क्यों नहीं है? तो अगर फखरुद्दीन अली अहमद अगर देश के राष्ट्रपति बने तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन है? इसके लिए अगर वो इस पर अगर वो गर्व करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए। उसके लिए उस वक्त की दूसरी विपक्षी पार्टियां उनकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कलाम साहब जो है देश के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर उस राष्ट्रपति को आसीन नहीं कर सकती थी, इसलिए कलाम साहब को लाना उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी थी। 2014 के बाद से क्यों ऐसा है कि ये सवाल बार बार उठ रहा है, और जिस तरीके की तस्वीरें रोज हमको देखने को मिलती हैं, कहीं आप अजान पर सवाल खड़े करते हैं, कहीं आप नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े करते हैं। लोग आज की तारीख में अगर कहीं आप नमाज पढ़ते हुए को देख ले तो उसके खिलाफ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि भाई 2014 के बाद तस्वीर बनी, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आप फखरुद्दीन अली अहमद की बात अगर आप फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो फिर आप कांग्रेस पार्टी की तारीफ करिए। जो वो हिंदुस्तान था, जो आज का हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सामने आया है, इसमें फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हिंदुस्तान की आलोचना नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं वो दरअसल सवालों से कन्नी काटने का काम। जी जी, सही कह रहे हैं आप, और इसी के लिए शायद ये बात बता रहे हैं बीजेपी वाले, इसमें भी इनको कांग्रेस की तारीफ ही करनी चाहिए थी, शायद वो ये भूल गए। वो कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि मनमोहन सिंह को आप भूल गए क्या, कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री जो यहाँ नहीं बनते, तो मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, प्रधानमंत्री बने, इतने लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो जैसा आपने कहा कि ये जो टिप्पणी है या जो ये सलाह है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की यह संस्कृति रही है। लेकिन आप बता रहे हैं आशुतोष के 2014 के बाद से ये जो हिंदुस्तान है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव है, और इसलिए ये टिप्पणियां आ रही हैं और सीएए और एनआरसी की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हिंदुत्व की वकालत आज की जा रही है, क्या ये वही हिंदुत्व है? क्योंकि हम जब अपनी हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है। कम से कम 6 तो दार्शनिक दर्शन परंपराएं हैं हमारे यहाँ, और उसमें भी आप शंकराचार्य से बात करते हैं, फिर रामानुजम से बात करते हैं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य से बात करते हैं, चैतन्य मुनि है, उसमें आप कबीरदास भी आते हैं जो कहते हैं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले चनाए, ताछड़ मुल्ला बागने का बहरा हुआ खुदाए, अब पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर आज की तारीख में अगर कबीरदास होते तो क्या कबीरदास के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती? क्या कबीरदास को जेल के अंदर नहीं डाल दिया जाता? तो जो संस्कृति थी उस संस्कृति में आज की बीजेपी और आरएसएस का क्या रोल है, मैं तो समझता ही नहीं। वो तो कहते हैं खास तरीके का, हमारे जो वैदिक युग में अगर आप देखें तो कितनी डाइवर्सिटी थी, वहां महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी। आज तो एक राज्य के मुख्यमंत्री बाकायदा कहते हैं महिलाओं को जींस नहीं पहनना चाहिए। तो जो लोग इस तरीके की बातें करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं, दरअसल पहले वो खुद समझे कि हिंदू धर्म है क्या, जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शांत प्रकाश जाटव। आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का कि जिसका श्रेय बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है, ये वो हिंदुस्तान नहीं, वो हिंदुस्तान जहां पर इंक्लूसिवनेस ज्यादा थी, और उस सभ्यता की बात कर रहे हैं आशुतोष। जब आप पहले के नाम गिनाते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह का नाम हो या उसके पहले प्रेसिडेंट कलाम का नाम हो, तो ये तमाम लोग जो है, इसमें बीजेपी का क्या क्रेडिट? इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि अब जो है वो माइनॉरिटीज यहां पर उस स्थिति में नहीं है जब माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच पाए। शांत प्रकाश जाटव। नहीं, ऐसा कहना कि माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज की जो स्थिति है पिछली सरकारों ने बिगाड़ी। तमाम एक बहुत बड़ा तबका था और उसका इन्होंने खुद, जैसे सचर कमेटी की रिपोर्ट ला करके इन्होंने खुद पेश किया कि हम लोगों ने जिसको इन्होंने माइनॉरिटीज का नाम दिया उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। 50 साल का उन्होंने अपना लेखा जोखा खुद पेश किया। इनफैक्ट क्या है कि एक बहुत बड़े वर्ग को, एक मिनट में सवाल को अपने दोहरा दूं या बेहतर तरीके से मैं आपसे पूछूं। आशुतोष ये बात कह रहे हैं 2014 के बाद से अभी आप देख लें कैबिनेट में, अभी आप देख लें उत्तर प्रदेश में ही, तो आप देखें कि कितना रिप्रेजेंटेशन है अल्पसंख्यकों का। और ऋषि सुनक की बात हो रही है जिस पर के पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने यह सवाल उठाया कि हम यहां सीएए एनआरसी में फंसे हैं और ब्रिटेन में अब जिस तरह की इंक्लूसिवनेस दिख रही है वो यहां भारत में नहीं है। तो बीजेपी का जवाब आ रहा है, आप पहले के नाम लेते हैं, आप मनमोहन सिंह के नाम ले रहे हैं, आप उसके पहले प्रेसिडेंट कलाम का नाम ले रहे हैं, आप
फखरुद्दीन अली अहमद का नाम ले रहे हैं, यानी कि बीजेपी, तो ये तमाम लोग जो है इनका श्रेय तो जाना चाहिए कांग्रेस की सरकारों को ना, इसमें बीजेपी का कोई श्रेय तो है नहीं। अब क्या है यहाँ पर स्थिति? देखिए, यहाँ आप जिस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं कि पहले माइनॉरिटीज के लिए सरकार में ज्यादा जगह थी, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बने इसलिए ये सवाल उठ रहा है, तो मैं आपका जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल। देखिए, देखो, देश को चलाने के लिए हर तरीके के समूह को साथ लेना होगा। आज हम शेड्यूल ट्राइब में गए, आपने शेड्यूल ट्राइब को क्यों नहीं बनाया उस वक्त में राष्ट्रपति? आप ये भी देखें, तमाम ऐसे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, काम किया है, जिसमें अब्दुल कलाम, अगर बात कहें तो ये ठीक है कि उनका नाम भी जो है हम उसको अपने साथ में लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। मगर ये कहना कि उस वक्त में ज्यादा हुआ और अभी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी की क्या, अभी यही तो सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है आशुतोष, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि भाई 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से एक भी मुस्लिम समुदाय से क्यों नहीं? अब ये देखिए, ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं। जब आप मुसलमानों की बात करो तो माइनॉरिटी की बात करते हैं। सवाल यहां इस बात को लेकर ये है कि मनमोहन सिंह माइनॉरिटी है, लेकिन अगर आप बीजेपी और आरएसएस से पूछें, क्या वो बौद्ध को माइनॉरिटी मानते हैं? क्या वो जैन को माइनॉरिटी मानते हैं? क्या वो सिख को माइनॉरिटी मानते हैं? क्या वो तो उनको सबको हिंदू फोल्ड में मानते हैं। तो ये जो द्वैत है इनके अंदर, कि जब मन होता है तो मुसलमानों की बात करते हैं। जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो हिंदुस्तान की रिसोर्सेज पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, इन्होंने बहुत चालाकी के साथ उस माइनॉरिटी को उन्होंने मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के लिए बनी थी, वो माइनॉरिटी के लिए नहीं बनी थी। बहुत चालाकी से उसको उन्होंने पलट दिया। तो ये जो चालाकी है, भाषा की जो चालाकी जिसकी पूरी राजनीति होती है, कि मुस्लिम शब्द से इनको इतना परहेज क्यों है, इसका जवाब जाटव साहब देना चाहिए। जी जाटव साहब। बिल्कुल, मुस्लिम समाज से या मुस्लिम से कोई परहेज नहीं है। मुसलमान देश में हमारे साथ में है। जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं। केवल आप उसको देखते हैं उस नजरिए से कि ये क्या मुसलमानों को मिल रही है, क्योंकि पहले की सरकारों ने मुसलमानों के नाम से ही कि सारी चीजों की उनका के ऊपर इन्हीं का हक होना चाहिए, इस प्रकार के विवादित बातें कहीं। इनफैक्ट क्या है, इस देश के हर एक संसाधन पर हर एक व्यक्ति का जब बराबर हक है। और ठीक इसी तरीके से राजनीति में भी जो आगे बढ़ेगा, श्रेष्ठ काम करेगा, वो आगे सांसद भी बनकर के आए। क्या आज लोकसभा में और राज्यसभा में मुस्लिम सांसद नहीं है? केवल ये कह देना कि अमुक पार्टी से नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में जिस तरीके से अभी की बात करेंगे ना, कि भाजपा की क्या? हाँ, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया, ये सवाल पूछना चाहिए। विधानसभा के चुनाव आपने कितने बुद्धिस्टों को दिया? गुजरात आपने कितने बुद्धिस्टों को दिया? आपने क्या नाम है, कांग्रेस से कितने सिखों को दिया? ऐसे नहीं चलेगा। जवाब भी कभी नहीं देते। देखिए, कितने सिखों को दिया, कितने बुद्धिस्टों को दिया कांग्रेस ने? क्या इस चीज का जवाब है? ऐसे नहीं चलेगा। केवल मुसलमान से काम नहीं बनेगा। देखिए जाटव जी, जब इस देश में सबकी भागीदारी है। सवाल पूछा जाएगा। देखिए जाटव जी, जब कांग्रेस यहां होगी तो कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो मुझे ये बताएं कि 2014 के लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन है, 2030 के लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी ने कितने मुस्लिम लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ा? एक जवाब दे दीजिए बस। देखिए अरे आशुतोष जी, मेरे तो मुसलमान जो हैं वो राज्यपाल भी हैं, मेरे तो मुसलमान जो है वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। ऐसी बात न करें। हमने राज्यसभा से भी सांसदों को भेजा है, हमने राज्यपाल भी बनाए हैं, हमने राज्यपाल भी बनाए हैं। नहीं, आपको मालूम है ना, राज्यपाल हमने बनाए। राज्यपाल है, आपने देखा ना, हमने राज्यपाल बनाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि राज्यसभा में कौन सा जाटव जी सवाल सुन लीजिए। जाटव जी वो पूछ रहे हैं राज्यसभा में कौन सा सांसद बीजेपी से है, मुस्लिम सांसद? मुस्लिम बताइए, नाम बता दीजिए। अभी हमारे पास नकवी नहीं थे क्या?
राज्यसभा थे ना, सांसद थे मैं तो हाँ की बात कर रहा हूँ। तक भी थे ना। नकवी साहब तो उसको भी आपने निकाल बाहर कर दिया। ऐसे आशुतोष जी, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं ऐसे नहीं होता है। हमारे पास में हर एक समूह का, हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है। और ठीक इसी तरीके से जो ब्रिटेन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारतीय का रिप्रेजेंटेशन है। हम भी भारतीयों को ही सांसद बना रहे हैं, और अच्छे भारतीय जो है इस वक्त में हमारी लोकसभा में है। तमाम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम लोग हैं इसमें। तो जाटव जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी जी हाँ, आशुतोष कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मेरा देखिए, पहली बात तो यह कि जाटव साहब को अपने फैक्ट थोड़े दुरुस्त करने चाहिए। ऋषि सुनक फेथ के स्तर पर, धर्म के स्तर पर हिंदू हैं, वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश है। वो ब्रिटिश है, इसको मान के चलिए। भारतीयता नागरिकता है। वो धर्म से हिंदू हैं, ये तो सही बात है, लेकिन वो नागरिकता के स्तर पर ब्रिटेन के हैं, भारत के नहीं। इसलिए कृपया करके उनको भारतीय ना कहिए, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, भारत से लेना देना नहीं है। उनके पूर्वज जो हैं वो पहले तो एक अफ्रीका गए, गुजरनवाला से, वहां से वो ब्रिटेन गए, तो भारतीय मूल के वो हैं, लेकिन भारतीय नहीं है। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, वो ब्रिटिश हैं। पाकिस्तानी मूल के हैं। आशुतोष जी, आप खुशफहमी में रहें, मगर सच्चाई ये है कि वो भारतीय हैं और भारतीय मूल के, और हम इस चीज पर फक्र है। भारतीय कैसे हैं जाटव जी? खुशफहमी में रहें कि वो कहीं और से हैं। ऐसा शांतिका जाटव, एक मिनट, भारतीय कैसे? तो फैक्चुअली गलत है ना, वो ब्रिटिश नागरिक है, तभी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक हैं, हाँ। मगर चूंकि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, पर भारतीय नहीं हो सकते। वो वो बीफ खाते हैं, वो कैसे हिंदू संस्कृति से जुड़ गए? वो तो बीफ खाते हैं। क्या हो गया? वो कुछ भी खाने वाले, ये क्या बात हो गई? नहीं, किसी खाने से क्या धर्म पर बदल जाएगा? मैं अगर मांस खाता हूं, मैं खाता हूं मांस, तो क्या मेरा धर्म बदल जाएगा? फिर तो यहाँ पे काउ विजिलेंस होनी नहीं चाहिए थी। आप इन्हीं मुगालतों में लोगों को गुमराह करते हैं। आपको दिक्कत हो जाएगी। ओछी राजनीति से आशुतोष जी छूट जाएं। बहुत लंबे समय से आप ओछी राजनीतियां कर रहे हैं। आप अच्छी बातें करें, खाने और पीने से धर्म नहीं बदलता। आप बेशक से कितना चीखें चिल्लाएं। शांत प्रकाश मीट खाता है और शांत प्रकाश कट्टर हिंदू है। शांत प्रकाश जी, आपको ये बात अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बतानी चाहिए कि खाने पीने से नहीं होता धर्म पर असर, क्योंकि हर जगह ये देखा जाता है। पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की बात करता है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडा बेचने वालों के ठेले को उल्टा देते हैं। इस तरह की बहुत खबरें आती हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी मैं, शांत प्रकाश जाटव जी, के जब ये चिदम्बरम कहते हैं कि कमला हैरिस पहले बनी अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट, ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों देशों ने अपने देशों में गैर बहुसंख्यक नागरिकों को स्वीकार किया है और उन्हें उच्च सरकार के उच्च पदों पर चुना है। तो भारत और बहुसंख्यवाद के हिमायती दलों को इसे सबक लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर स्थिति क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे भारतीय मूल के लोग जो पहले ठीक है अलग अलग देशों से वहां पहुंचे हैं, तो वहां पर एक बड़ी संख्या में जो है वो बाहर से आए हुए यहाँ पे सबक लेने की जरूरत है। यहाँ वहां जो इंक्लूसिवनेस अब दिख रही है, वहां कहीं से भी आए लोग अब ऊंचे पदों पे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि अब उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यवाद हावी है। बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा। सब लोग यहाँ पर भी प्रगति कर रहे हैं। अभी तक तो संकुचित किया हुआ था, अब जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से सबके लिए मार्ग प्रशस्त है। तमाम लोग जो है यहाँ पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब देखो ना, अभी तक हम मोबाइल विदेशों से आयात करते थे, तो आशुतोष सबके लिए रास्ता खुल गया है। पहले पार्टियों ने इनको, पहले की पार्टियों ने इनको संकोचित करके रखा था, अब रास्ता सबके विकास के लिए खुल गया है। आशुतोष, नहीं, मुझे लगता है कि जाटव जी को बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जाटव जी ने बड़ी हिम्मत का काम किया। पब्लिकली आके कह रहे हैं वो मीट खाते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि जब वो पार्टी में दोबारा जाएंगे तो वहां लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और वो कह रहे बीफ खाने के आधार पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनकी बातों को सुन रहे होंगे
और वो बीफ खाने वाले तमाम लोगों का स्वागत करेंगे अपनी पार्टी के अंदर। बिल्कुल। बहुत मैं बधाई देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी बधाई के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप दोनों लोगों को। आपने बहुत उदार बात कही कि खाने पीने को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धन्यवाद आपका शांत प्रकाश जाटव और आशुतोष इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद केजरीवाल ने क्यों कहा कि नोट पर गांधी जी के साथ साथ अब लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी हो। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया कार्ड खेला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि भारतीय करेंसी यानी कि रुपए पर जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसकी दूसरी तरफ नोट पे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पे निशाना भी साधा और कहा कि महंगाई की मार सीधे जनता पे पड़ रही है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो वोट के लिए हिंदुत्व का ढोंग कर रहे हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। आप अपने जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर जिनको सिर्फ पद से हटाए हैं, उनको भी पार्टी से निकाल दो, तब शायद कुछ लोगों को लगे कि हाँ भाई गुजरात के गालीबाज अध्यक्ष को हटा दिया, तब हम समझे कि शायद तुम्हारे मन में कुछ है अच्छा। तो इस केजरीवाल के इस नई अपील पे बीजेपी तो काफी सख्त प्रतिक्रिया दे ही रही है। कांग्रेस क्या कहती है, सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां तक अभी स्टेटमेंट दे दिया कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे जहां पे नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो, ताकि और प्रॉस्पेरिटी उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और प्रॉस्पेरिटी। तो महात्मा गांधी, लक्ष्मी गणेश और अधीर रंजन की प्रतिक्रिया है कि उस पर केजरीवाल की भी फोटो लगा दीजिए। तो नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की केजरीवाल की मांग पर आम लोग क्या सोचते हैं, व्यापारी क्या सोचते हैं, जानने के लिए हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल पहुंचे दिल्ली के एक बाजार में। सबसे पहले बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो मंदी है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों पर ये गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, देखो पहली बात तो हमारे जो भारत को आज़ाद किया था, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी लोग हैं,
जब उस नोट के बारे में जो कोई चर्चा नहीं हुई कि गांधी का लगे या किसी का भी लगे, तो आज हम केजरीवाल हों या आम जनता हो, इस चीज़ पे हम लोगों को सोचना बिल्कुल नथिंग है, बराबर है। ठीक है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश का शान कहते हैं, जो देश का टाइगर कहते हैं, जब वो इस नोट के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, गांधी जी हमारे उचित हैं, तो हम लक्ष्मी का लगा लें या गणेश का लगा लें या किसी चीज़ की लगा लें, वो उचित नहीं बनता है। सर आप थोड़ा बताइए कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है कि जो नोट रुपए है उस पर एक तरफ तो गांधी जी हैं, दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगाई जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो सही बात है, गणेश और लक्ष्मी जी को फोटो लगानी ही चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा कुछ नहीं, तो ये गांधी जी के भी लगाने से ऐसे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे लक्ष्मी जी और गणेश जी को लगानी ही चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान जी की फ़ोटो लगाने से करेंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या क्योंकि इंडिया में हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं जी, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का फ़ोटो लगा के कोई यूज़ नहीं। तो आपको क्यों लगता है, क्यों अनाउंस किया उन्होंने ये? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है बड़ी? एक्चुअली मैंने ये न्यूज़ देखा भी नहीं है, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। बट आप ये कह रहे हैं कि एक रिलीजन को खाली करेंसी पे होना, दैट्स नॉट राइट। उनके मैंने डिसाइड किया, मतलब मैं कोई प्रिपेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था, पहले से प्री प्लान नहीं था, पर मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल लगनी चाहिए भैया, लगनी चाहिए। अच्छा है। क्या मतलब इससे जो रुपये जो गिरता जा रहा है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? इससे असर तो नहीं पड़ेगा, फिर भी अच्छा है लग जाए तो। अच्छा, इससे आप क्यों अच्छा है, मतलब क्या अच्छा है ये उस वजह से? भगवान जी है हमारे जी, लक्ष्मी गणेश, तो फेथ है अपना, तो वो चीज़ उस पर। तो अब एक ब्रेक के बाद एक अजीब सी रिपोर्ट आपने पहले भी सुना होगा। प्रयागराज में एक डेंगू मरीज को शायद कथित तौर पे जूस चढ़ाया गया था, लेकिन जूस चढ़ाने के आरोपी ग्लोबल अस्पताल पे अब चल सकता है बुलडोजर। और क्या वो सही में जूस था या कुछ और? एक ब्रेक के बाद। और अब बात इलाहाबाद या प्रयागराज की, जहां पे खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि 32 साल का एक डेंगू का पेशेंट जो है उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे प्लेटलेट की जगह जूस चढ़ाया गया था। लेकिन अब ये डीएम कह रहे हैं कि ये जूस नहीं था, दरअसल ये खराब प्लेटलेट्स था। ऐसा प्लेटलेट था जिसे ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया था। तो डीएम का ये कहना है कि प्लेटलेट की जगह जूस चढ़ाने की जो खबर आई वो गलत है। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने की वजह से मरीज की मौत हुई। जांच रिपोर्ट पे ये बात सामने आई है कि उसे प्लेटलेट्स ही चढ़ाए गए थे, लेकिन प्लेटलेट्स को सही तरीके से, यानी कि एक सही टेम्परेचर पे जो प्रिजर्व किया जाता है वो नहीं किया गया था, और उसी प्लेटलेट को मरीज को चढ़ा दिया गया। ये डेंगू का मरीज था। डेंगू के मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्लेटलेट्स की जगह उसे मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस आरोप के बाद अस्पताल सुर्खियों में आया था। इस अस्पताल का नाम ग्लोबल अस्पताल है, और अब ये बात डीएम कह रहे हैं कि ये जूस नहीं है, ये प्लेटलेट्स ही है। लेकिन किस तरह का प्लेटलेट था? ऐसा खराब प्लेटलेट जिसे ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया, जो जानलेवा हो सकता है। और हो सकता क्या हुआ कि अगर वो खराब प्लेटलेट ही चढ़ाया गया तो ऐसा प्लेटलेट था कि उससे इस मरीज की जान चली गई, जो डेंगू का पेशेंट था, युवा शख्स था, 32 साल की उम्र थी, और वो इस खराब प्लेटलेट्स के चढ़ाने से गुजर गया। तो कम से कम अब ये बात सामने आई इस रिपोर्ट में कि प्लेटलेट्स ही चढ़ाए गए थे। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि जो डीएम है प्रयागराज के, वो इस पर क्या कह रहे हैं। जो ग्लोबल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को फेक कंपोनेंट चढ़ाने की जो बात थी, उस पर हमने 3 सदस्यीय टीम गठित किया, जिसमें एसडीएम थे, सीओ थे और एक डिप्टी सीएमओ थे। उनकी रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें जो कंपोनेंट पाया गया है वो पुअरली प्रिजर्व्ड प्लेटलेट्स पाया गया है। मतलब कि जो है तो प्लेटलेट्स ही, लेकिन उसे ठीक से उसको प्रिजर्व नहीं किया गया था, तो उस तरह का कंपोनेंट था। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी देने की बात सामने आई है पेशेंट को, जो कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे सीएमओ साहब है, उसके लिए पृथक से कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। और अब ये भी खबर आई थी कि ग्लोबल अस्पताल जहां पर ये मामला हुआ उस पर बुलडोजर चल सकता है। प्लेटलेट्स की अगर गलत प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, जूस नहीं थे, गलत प्लेटलेट्स अगर था तो भी उसके बाद ये अस्पताल सुर्खियों में आया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल संचालक को नोटिस भेजा।
अस्पताल की इमारत को अवैध बताते हुए इसे ढहाने का नोटिस है और 28 अक्टूबर तक अस्पताल को खाली करने का आदेश है। पीडीए का कहना है कि ग्लोबल अस्पताल ने नक्शा नहीं पास कराया है और इसलिए इसे ढाया जा सकता है। हमारे सहयोगी अजय सिंह इस पर जानकारी दे रहे हैं। हम इस समय प्रयागराज के झलवा के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर कि मेरे पीछे एक अस्पताल है। ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है। ये अस्पताल इन दिनों चर्चा में है। इसके चर्चा में आने की वजह यह है कि यहाँ पर एक मरीज जो है वो 14 अक्टूबर को भर्ती होते हैं डेंगू को लेकर के। उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो उन्हें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। वो प्लेटलेट जो है वो जो डॉक्टर यहाँ के वो बताते हैं कि स्वरूप रानी अस्पताल से मरीज के परिजन लेकर के आए थे या जहाँ से भी लाए थे, वो प्लेटलेट चढ़ाया गया। लेकिन बाद में उनकी हालत जब बिगड़ी तो यहाँ हालत जब बिगड़ी तो इनको जो है वो दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो ये माना गया, परिजनों ने आरोप लगाया कि प्लेटलेट की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया गया है और ये एक बड़ा रैकेट है जो नकली प्लेटलेट दे रहा है। तो इस चीज़ का एक बड़ा रैकेट आया। इस बीच जो है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी कार्रवाई उसने शुरू कर दी है। और अगर हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक नोटिस चस्पा है। अगर इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उसकी जो मालकिन है उनके नाम है श्रीमती बाल्टी देवी। ब्रैकेट में चूंकि ग्लोबल हॉस्पिटल इसमें चलता है तो उसका भी नाम दिया गया है। और ये नोटिस 19/10 को दिया गया है, यानी 20 तारीख को इस बिल्डिंग में सील लगाया गया। सीएमओ ने सील लगाया, उसके एक दिन पहले ये दिया गया। और इस नोटिस में जो लिखा है उसमें ये है कि 2021 में ही इसके नक्शे नहीं पास होने की वजह से का एक दिया गया था कि अवैध तरीके से बना है। दूसरी एक बात यह है कि जो हमारे इसके जो अस्पताल चलाने वाले जो ओनर हैं उनसे जो मेरी टेलीफोन से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो इसके लिए निवेदन करने जा रहे हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में और सीएमओ ऑफिस में कि चूंकि सील है तो वो खाली नहीं कर सकते हैं। तो अगर नहीं खाली कर सकते हैं तो क्या होगा, फिर इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जैसे 11 जनवरी की एक नोटिस है जिसमें ध्वस्तीकरण की बात कही गई है और अभी जो उस नोटिस के नीचे सील लिखा हुआ है तो क्या सील होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जो प्लेटलेट आया था वो जो है वो उसको लेकर के कि एक रैकेट चल रहा है, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। उसकी जांच रिपोर्ट अभी हो रही है। वो जांच रिपोर्ट अभी होकर के आने वाली है कि आखिर वो उसमें मौसम्मी का जूस था या कोई और चीज़ था या एक्सपायरी था। और ये अस्पताल अभी सील है और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में एक राजनीति है, एक संस्कृति है, उसको लेकर भी इस इलाके में इस नोटिस के चश्मा होने के बाद चर्चा हो रही है। और इन सारे चर्चाओं का जवाब 28 तारीख को मिल सकता है या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसा काम करेगी या क्या कदम उठाएगी इस पर मिलेगा। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद पहुंचे ऋषि सुनक। आज उन्होंने सांसदों के सवालों का सामना किया। सुनक एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने हैं जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में है। उन्होंने सुएला ब्रेवरमैन को एक बार फिर से गृह मंत्री बनाने के अपने फैसले का बचाव किया। कहा कि ब्रेवरमैन ने अपनी गलती मानी है जिसके चलते उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भारत विरोधी बयान देने के कारण भी सुएला ब्रेवरमैन सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा 2 और महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गिलिन कीगन और पेनी मॉर्डेंट को भी मंत्री बनाया गया है। और सुनक ने कहा है कि जो ब्रिटेन के हित में होगा वही काम करेंगे। कोविड के समय लोगों ने उनका काम देखा है, आगे भी वो उसी तरह काम करके दिखाएंगे। Mr. Speaker, my record is clear. When times are difficult in this country, I will always protect the most vulnerable. That is the values of our compassionate party. We did it in COVID and we will do that again.